गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न ऐसी करंट अफेयर्स जो कि हमारी जनवरी मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे इन्वायरमेंट हम लोग फर्स्ट लेसन देखे जिसमें कि 2 टॉपिक मैं कंप्लीट कराई हूँ। एक तो है हम लोग यहाँ पे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट देखें एंड सेकंड वन इज़ कि इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, पुलिस सर्विस है, उसी तरीके से इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस बनाने की बात की जा रही है। तो बहुत अच्छी आर्टिकल थी, इसे ज़रूर आप देखोगे। नेक्स्ट है यहाँ पे चीता री इंट्रोडक्शन प्लान। तो ये कैसा प्लान है इसके बारे में डिटेल देखेंगे, कहाँ से कहाँ जो है चीता को री इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। देन यहाँ पे हम लोग रेड सेंटर्स के बारे में यहाँ पे देखने वाले डिटेल्स में। देन कार्बन इनइक्वालिटी एंड कार्बन पॉलिसी, तो क्लाइमेट पॉलिसी को लेकर यहाँ पे बातें की जा रही है एंड कार्बन इनइक्वालिटी के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक जो कि है चीता री इंट्रोडक्शन प्लान। इससे पहले आप लोग के लिए एक छोटी सी नोटिस कि अगर आप लोग विज़न आइज के टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हो फॉर प्रीलिम्स 2022 तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, वहाँ आप लोग मेल करके ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट आर्टिकल के साथ जो कि है चीता री इंट्रोडक्शन प्लान। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि नेशनल पार्क से कुछ चीतास को जो है ओवर 5 ईयर यहाँ पे री इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी, वो भी एक्शन प्लान फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। ये हमारे यहाँ एक यहाँ पे स्कीम लाई गई है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे नेशनल पार्क से जो चीता है उसको री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये प्लान लाया गया है। तो एक्शन प्लान फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया जो है वो लॉन्च किया गया था जब यहाँ पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की 19th मीटिंग हो रही है। तो इस 19 मीटिंग में यही बातें की गई कि नेशनल पार्क से चीता को ओवर 5 ईयर्स यानी कि 5 सालों में री इंट्रोड्यूस करना है। अब ये जो एक्शन प्लान है इसका एम यही है कि जो चीता मेटा पॉपुलेशन है इंडिया में, जहाँ पे आप जानते हो कि चीता एक बहुत ही अच्छा फंक्शनल रोल प्ले करता है टॉप प्रीडेटर्स और एक स्पेस भी प्रोवाइड करता है जिसमें कि आप देखो कि चीता की एक्सपेंशन होती है विद इन इट्स हिस्टोरिकल रेंज। जहाँ जहाँ बहुत पूर्वज टाइम से ही आप देखो कि जहाँ पे चीता रहते हैं तो चीता की पॉपुलेशन अगर सही तरीके से है तो वहाँ पे आप देखो कि एक अच्छा इन्वायरमेंट रहता है। साथ ही चीता सिर्फ ओनली लार्ज कार्निवोर है जो कि कम्प्लीटली वाइप्ड आउट हुआ है इंडिया से, वो भी कब, तो 1952 में। तो एक लार्ज कार्निवोर है, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखो कि हर्बीवोर होते हैं जो कि सिर्फ वेज ही होते हैं, है ना, वेगन होते हैं, ये सिर्फ प्लांट्स वगैरह खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं। कार्निवोर है जो कि आप जानते हो कि ये ग्रीन वेजिटेबल्स और ये जो है मीट ये सब खाते हैं, ठीक है। तो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो ये चीता ओनली लार्ज कार्निवोर है जो कि पूरी तरीके से इंडिया से 1952 में वाइप्ड आउट हो चुका है। क्यों? क्योंकि ओवर हंटिंग है और हैबिटाट लॉस है। सबसे ज़्यादा आप देखो कि इनको गलत तरीके से मारा भी बहुत जाता है और इनके रहने का जगह भी लॉस हुआ है जिसके कारण ये पूरी तरीके से इंडिया में ख़त्म हो चुके हैं। जैसा हमारे देश में अब ये एक्शन प्लान लाया गया है, ऐसा कहा जा रहा है कि 10 to 12 जो यंग अफ्रीकन चीता है, यानी कि जो अफ्रीका में रहने वाले चीता है, एक डिफरेंट सब स्पीसीज़ हैं, वो यहाँ पे आइडल होंगे। वो सही होगा कि उसको हम लोग फिर से री इंट्रोडक्शन कर सके और जो नामीबिया है या फिर साउथ अफ्रीका है उससे हम लोग अपने देश में इसको ला सके। तो आप देखो अफ्रीकन चीता लाने की बात की जा रही है, ये आज से नहीं कई सालों से हम लोग बात कर रहे हैं। लोकली एक्सटिंक्ट चीता सब स्पीसीज़ जो इंडिया का है वो कहाँ पाया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ वो ईरान में पाया जाता है और वो भी आज की डेट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो ये चीता की है वो लेस देन 250 भी है। इट मीन्स कि आप लोग इसको काउंट कर सकते हो फिंगर्स में भी, और ये इम्पॉसिबल होगा, आज के डेट में पॉसिबल ही नहीं है कि जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड एशियाटिक चीता है ईरान से, उसको यहाँ पे हम लोग कोई भी सोर्स है, यानी कि इनके सब स्पीसीज़ को बिना अफेक्ट किए इनकी कोई भी सोर्स यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। तो इंडिया की जो सोर्स है चीता का वो हमारा सिर्फ अफ्रीका से है। तो जैसे कि हमारे यहाँ की जो प्रजाति थी, जो चीता हमारे यहाँ पाया जाता था, वो हमारे यहाँ तो ख़त्म हो गया, लेकिन ईरान में पाया जाता है, लेकिन ईरान में भी उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। तो ऐसा है ही नहीं कि हम लोग ईरान से अपने देश में उसको री इंट्रोड्यूस कर सके। तो इसलिए उस ऑप्शन को हम लोग छोड़ के हम लोग अफ्रीका का जो चीता है उसको हम लोग री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये जो 10 सर्वेड साइट है सेंट्रल इंडियन स्टेट्स का, तो एक तो है कूनो पलपुर, यहाँ पे नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, जिसको क्या सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट मिला है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, हैबिटाट, ये सारी चीज़ें देखा जाता है कि जिस तरीके से ये चीता जो है अफ्रीका में रह रहे थे सेम वही इन्वायरमेंट इनको यहाँ पे इंडिया में मिलेगा कि नहीं, और इंडिया में भी मिलेगा तो किस नेशनल पार्क में मिलेगा। तो ये कूनो पलपुर यहाँ पे नेशनल पार्क है जहाँ पे लाने की बात की जा रही है, क्योंकि एक सूटेबल हैबिटाट भी है और एडिक्वेट यहाँ पे प्रे वेज भी है। कूनो पलपुर की अगर हम लोग बात करें तो ये दिस नेशनल पार्क इज़ नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोग अब न्यूज़ में देख रहे हो, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो।
तो ये 748 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये आपका पूरी तरीके से सर्कुलेट हुआ है। इसमें ह्यूमन सेटलमेंट भी है और फॉर्म्स ऑफ यहाँ पे श्योपर, शिवपुर, डेसिडियस ओपन फॉरेस्ट भी है। तो ये जो फॉरेस्ट है डेसिडियस फॉरेस्ट, इसे भी आप लोग देख लेना। और ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि यहाँ पे 21 चीता जो है वो सस्टेन कर सकते हैं। इतनी कैपेसिटी है इस एरिया में कि 21 चीता को लाकर रखा जा सकता है। कुनो में आप देखो कि यहाँ पे हाउसिंग भी है 4 बिग कैट्स का इंडिया में। आपको पता है कि इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पे सारे कैट्स जो है पाए जाते हैं, जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड और चीता है, तो कुनो में ही आपको देखने को मिलेगा। अदर अगर रिकमेंडेड अगर नेशनल पार्क देखें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखें कि कहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोग चीता को रीलोकेट कर सकते हैं, तो सेकंड है यहाँ पे नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मध्य प्रदेश में है अगेन। एंड देन यहाँ पे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में है। शाहगर यहाँ पे बर्ज है जैसलमेर यानी कि ये राजस्थान में है। एंड मुकुंदरा यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स जो कि आपका राजस्थान में है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश ये 2 ऐसी जगह है जहाँ पे सुइटेबल टेम्परेचर और सुइटेबल हैबिटाट है जो कि यहाँ पे चीता को अफ्रीका में मिल रहा था। सो दीज आर द अगेन 4 यहाँ पे आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व है, जिसको कि आप लोग को डिटेल में देख लेना है। अब देखते हैं कि री इंट्रोडक्शन करने की क्या बात है, क्यों, इससे क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहला है कि हमारी वाइल्ड लाइफ हैबिटाट जो है वो रीस्टोरेशन होगा। देखिए कार्निवोर री इंट्रोडक्शन होने से क्या होगा कि यहाँ पे एक जो फूड चेन है वो मेंटेन होगा। साथ ही साथ चीता जो है एक फ्लैगशिप है। फ्लैगशिप कहने का क्या मतलब होता है कि वैसे ये होते हैं, यानी कि उनको जो कि कंजर्वेशन से जो है दूसरे यहाँ पे स्पीसीज़ भी कंजर्व होते हैं। अगर हम लोग चीता को यहाँ पे कंजर्व कर ले उस एरिया में, तो चीता से डिपेंडेंट या चीता के ऊपर जो डिपेंडेंट जितने भी यहाँ पे स्पीसीज़ है वो भी कंजर्व हो जाएंगे। तो ये बातें होती है कि चीता जो है वो फ्लैगशिप है, ठीक है, तो ये एक बड़ी बात है। साथ ही जेनेटिक डाइवर्सिटी भी है। एक टॉप डाउन इफेक्ट भी देखने को मिलता है लार्ज प्रीडेटर से, जो कि यहाँ पे डाइवर्सिटी को मेंटेन भी करते हैं लोअर ट्रॉपिक लेवल पे। इट मीन्स कि कौन कौन किसको किसको खाते जाते हैं, उसके बाद लास्ट जो है हमारा चीता आता है। तो इससे पहले जितने भी यहाँ पे प्रीडेटर्स हैं उनको यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलता है कि वो अपने तरीके से यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन कर सके। साथ ही एडिशनल हैबिटाट भी होता है अदर स्पीसीज़ के लिए। जिस तरीके से हम लोग चीता को इंडिया में लाएंगे तो इससे क्या होगा कि एक दूसरे स्पीसीज़ पे भी प्रेशर बनेगा कि उनकी हैबिटाट जो है वो बने रहे, यानी कि उनका रहने का जगह वो भी ख़त्म नहीं हो। तो चीता भी आप लोग देखो कि बेटर तरीके से ये रह पाएंगे। साथ ही इकोनॉमिक बेनिफिट भी है। चीता अगर हमारे इंडिया में रहता है तो इससे क्या होता है, इको टूरिज्म में बढ़ते हैं, लोग जो है उनको देखने आते हैं और लाइवलीहुड भी ऑप्शन इन्हेंस होता है। बेटर तरीके से सारे लोग यहाँ पे जी पाते हैं, यानी कि सारे जितने स्पीसीज़ है वो सही तरीके से रह पाते। लोकल कम्युनिटीज़ की जो लिविंग कंडीशन है वो भी बेटर हो जाती है, क्योंकि इको टूरिज्म में बढ़ेगा, लोग जो है यहाँ पे घूमने आएंगे तो ऑब्वियस है कि कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, खर्च करेंगे, उनसे वो सारा एरिया जो है डेवलप होगा। वहाँ पे अगल बगल रहने वाले लोग जो है वो अपनी कुछ दुकान लगाएंगे, कुछ होममेड चीज़ें, वो हैंडमेड चीज़ें जो है वो बेचेंगे, तो उनकी भी लाइवलीहुड इन्हेंस होगी। तो इसलिए इकोनॉमिक बेनिफिट भी देखने को मिल रहा है। साथ ही कॉन्फ्लिक्ट जो ह्यूमन इंटरेस्ट के साथ है वो भी यहाँ पे कम होगा चीता के लिए। सपोर्ट है, यानी कि ग्लोबल एफर्ट्स भी है कि हम लोग को यहाँ पे चीता को कंजर्व करना है। तो चीता एक ऐसा स्पीसीज़ है जो कि यहाँ पे काफ़ी लंबे, आप देखो कि इनका एक अपना रेंज है, प्रोटेक्टेड लैंडस्केप है इंडिया में, और जो कि यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे रेंज ऑफ द चीता और कंट्रीब्यूट करे ग्लोबल एफर्ट्स में कि उनको यहाँ पे हम लोग कंजर्व भी करें। साथ ही क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन गोल में भी सपोर्ट करना है। इससे क्या होगा कि इंडिया की कैपेसिटी भी इन्हेंस हो पाएगी कि हम लोग कैसे जो है कार्बन को सिक्वेस्ट्रेट करें। यानी कि आप लोग देखो कि अगर बेटर इकोसिस्टम होगा, बेटर इन्वायरमेंट होगी, बेटर यहाँ पे फॉरेस्ट होगी, जंगल होंगे, जहाँ पे चीता रहेगा तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे जंगल वगैरह रखना है, तो फॉरेस्ट होंगे यहाँ पे। तो उससे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में जितने कार्बन डाइऑक्साइड है वो फॉरेस्ट जो है ना, ग्रीनरी उनको सिक्वेस्ट्रेट करती है, यानी कि अपने तरफ जो है खींचती है। तो इससे क्या होगा कि हमारा क्लाइमेट चेंज भी यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टेबलाइज हो पाएगा। साथ ही कंसर्न क्या क्या है, कंसर्न है कि को एग्जिस्टेंस है लार्ज प्रीडेटर का। आप देखो कोई भी साइंस अवेलेबल नहीं है आज की डेट में, यानी कि ऐसा कोई भी साइंस की किताबों में या फिर ऐसा विज्ञान नहीं कहता है कि हमारे देश में जो चीता, लायन, टाइगर्स, लेपर्ड्स जो है वो एक साथ जो है कंफर्ट तरीके से को एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो भी एक ही जगह पे। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही इंडियन पार्क की साइज़ के बारे में कहा जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि चीता जो है वो वाइड रेंजिंग स्पीसीज़ है, उनको बहुत बड़ा जगह चाहिए रहने के लिए, जिसको कह सकते हैं कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक एक सिंगल ईयर में ये जो है ट्रैवल करते हैं। तो इंडियन पार्क्स आप देखो कि काफ़ी स्मॉलर है। अगर अफ्रीका के कंपैरिजन में देखें तो अफ्रीका के नेशनल पार्क बहुत बड़े हैं, उसके कंपैरिजन में हमारे देश के जो नेशनल पार्क है वो कम है। साथ ही प्रोटेक्शन है ग्रासलैंड का। बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट का भी ये ऑब्जर्वेशन है कि जो सिंगल स्पीसीज़ है फॉरेन कंट्री से अगर हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं तो वो यहाँ पे आप लोग देखो कि उस तरीके से नहीं रह पाते हैं। इट मीन्स कि पूरी तरीके से जो ग्रासलैंड है जितना इंडिया में है उसको कंजर्व करने के लिए एक सिंगल स्पीसीज़ तो यहाँ पे हेल्प नहीं हो पाएगा। इंडिया में आप देखो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रासलैंड भी है, जैसे हिमालय है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, ग्रासलैंड है जो कि नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में है,
कुछ जो आपको सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलेगा। तो ये एक्सट्रीमली डाइवर्स है, ठीक है। और काफ़ी नेटिव जो है वहाँ के रहने वाले जो फौना है, फ्लोरा है, उनके वहाँ पे रहने वाले जो स्पीसीज़ है उनके वो घर भी है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही हमारे करंट स्पीसीज़ जो है, जो आज के डेट में जितने जीव जंतु हैं, उनको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकते हैं। कुछ जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं उनका ये व्यू है कि अगर हम लोग अफ्रीकन चीता को लेकर आते हैं तो हमारे देश में जो हमारे स्पीसीज़ है उनके लिए वो एलियन हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरे देश की प्रजाति है। तो मे भी हमारे देश की जो प्रजाति है उनके लिए प्रॉब्लम ये क्रिएट हो सकता है। साथ ही अदर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एफर्ट्स है उसमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अटेंशन है न्यू चीता का, तो इससे क्या होगा ना कि ये कुछ जो हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एफर्ट्स है तो उनके जो कुछ रिसोर्सेज है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। कुछ किसान हैं जो कि यहाँ पे अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो उनको शूट कर दे, क्योंकि चीता जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है डे टाइम के टाइम ही वो हंट होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसान है या फिर कोई और है जो कि शूट कर सके इस तरीके की चीता को। रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल होगा, बहुत सारे विलेजेस जो है उनको शिफ्ट किया जाएगा जिससे कि एक बेटर तरीके का चीता के रहने का जगह बनाया जा सके। तो ये भी किया जा सकता है। तो लोगों को उनके नेशनल पार्क के अगल बगल रहने वाले जो लोग हैं उनको भी आगे चल के जो है उनको रीलोकेट किया जाएगा, उनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह भी रखा जा सकता है, क्योंकि एक बार अगर चीता को लाएंगे तो उनके लिए उस तरीके का हैबिटाट होना ज़रूरी है जो कि उनको अफ्रीका में मिलता था। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है, कंसर्न है कि आगे चलकर ये सारा काम हो सकता है। अब वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन, यहाँ पे आप देखो कि नो लैंडस्केप लेवल कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है वो सस्टेन होगा बिना किसी लोकल कम्युनिटीज़ के हेल्प से। तो देखिए जो भी आप देखो नेशनल पार्क है, इसके अगल बगल लोग रहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसके अगल बगल लोग रहते हैं, तो वो सब यहाँ पे बेटर तरीके से जो है कंजर्व कर पाते हैं। तो अगर यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ का सपोर्ट नहीं होगा तो इट्स नेक्स्ट टू यहाँ पे आपका इम्पॉसिबल होगा कि इस तरीके से चीता को जो है यहाँ पे हम लोग कंजर्व करके रख सके। तो लोकल विलेजर्स की कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ पे आप देखो कि अगर लोकल विलेजर्स के अगर कॉन्फिडेंस को जीता जाए तो बहुत तरीके के यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला के हम लोग कर सकते हैं, बहुत तरीके के यहाँ पे हम लोग जो है चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। तो अवेयरनेस फैलाने के लिए यानी कि लोगों को बताना होगा कि अगर हम लोग अफ्रीकन चीता को ला रहे हैं तो उससे क्या क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे हम लोग को यूथ को सेंसिटाइज़ करना होगा, इको क्लब बनानी होगी, नेचर एजुकेशन कैंप लेकर आना होगा, टीचर ट्रेनिंग कैंप लेकर आना होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग रेगुलरली एक रेगुलर बेसिस पे करते रहे तो उससे क्या होगा कि लोग जो है वहाँ के लोग यहाँ पे कंसर्न हो पाएंगे। इट मीन्स कि ये सारी चीज़ों के बारे में वो समझ पाएंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करें तो रेगुलर इन हाउस ट्रेनिंग जो है फॉरेस्ट ऑफिशियल का, वेटनरी टीम है, फ्रंटलाइन स्टाफ है और चीता ट्रैकिंग टीम है, तो इनको भी ऑर्गेनाइज़ करना होगा पीरियडिकली। साथ ही इंटर सेक्टोरियल यहाँ पे सेक्टोरियल कोलैबोरेशन भी है। कोलैबोरेशन जो हम लोग पुलिस के साथ कर रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ कर रहे हैं, तो ये काफ़ी एसेंशियल होगा कि हम लोग एक कंजर्वेशन फ्रेंडली लैंड पॉलिसी को डिज़ाइन कर सके। और जो हमारा प्रोटेक्शन है यानी कि कुनो पलपर जो नेशनल पार्क है तो उसके इन एंड अराउंड जो है हम लोग बेटर तरीके से कंजर्वेशन प्रोग्राम चला सके। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और रेवेन्यू जनरेशन पे भी फोकस किया जा सकता है। तो सस्टेनेबल और कंजर्वेशन टूरिज्म जो है इससे क्या होगा कि हमारी जो नेशनल पार्क की जो नीड्स है वो फुलफ़िल हो पाएगी। टूरिज्म एक्टिविटीज़ जहाँ पे आपका ज़्यादा होता है वहाँ आप देखते हो कि बहुत सारे तो ऐसे देश है हमारे इस दुनिया में जो कि टूरिज्म के ही ऊपर वो चलते हैं, उनका रेवेन्यू उसी से जनरेट होता है। तो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेशन ऑप्शन होता है जिससे कि काफ़ी पैसे भी आते हैं और वहाँ के अगल बगल के लोग हो गए। साथ ही हमें अगर नेशनल पार्क में कुछ भी जो ज़रूरत है अगर उसको हम लोग को बढ़ावा देना है, उसको अगर हम लोग को बेटर करना है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। एनुअल रिव्यू और मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। जब यहाँ पे चीता को रिलीज़ किया जाएगा तो जो प्रोग्राम है इस प्रोजेक्ट का, जो प्रोग्रेस है इस प्रोजेक्ट का, उसको यहाँ पे टाइम टू टाइम रिव्यू करना होगा। साथ ही यहाँ पे मॉनिटरिंग भी करने की ज़रूरत है, तो मैनेजमेंट भी बेटर तरीके से किया जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता जो है इसके बीच में एक अच्छा डिफरेंस बताया गया है। तो ये तो हम लोग पहले भी पढ़े थे, लास्ट ईयर भी इसे मैं यहाँ पे समझाई थी, इस बार भी आप लोग देख लो, एक अच्छा रिविजन हो जाएगा। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो आप, इस तरीके की चीता देखें और यहाँ की ये जो है एशियाटिक चीता है। IUCN की स्टेटस क्या है? अफ्रीकन चीता वल्नरेबल है, इट मीन्स कि इनकी अच्छी खासी अभी जो है पॉपुलेशन है, लेकिन हाँ अगर इनको कंजर्व नहीं किया जाएगा तो इनकी पॉपुलेशन घट सकती है। बट एशियाटिक चीता जो कि सिर्फ ईरान में ही प्रेजेंट है एंड दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इट मीन्स कि बहुत ही लेस नंबर पे हैं। साइट्स की स्टेटस की अगर बात करें तो अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, इट मीन्स कि इनको फुल प्रोटेक्शन दी गई है। तो आपको यहाँ पे IUCN की फुल फॉर्म बतानी है, साइट्स की फुल फॉर्म बतानी है। फाइन, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखें तो अफ्रीका में है, यानी कि जो अफ्रीकन चीता है ये नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है, ईस्ट अफ्रीका में है और सदर्न अफ्रीका में है। लेकिन अगर हम लोग एशियाटिक चीता देखें तो ये सिर्फ ईरान में ही पाए गए हैं, वो भी कम। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखें तो अफ्रीकन चीता जो है वो बड़े होते हैं साइज़ में और बिगर बिल्ड होते हैं और इनका स्टडी लेग्स और नेक होता है।
वहीं अगर हम लोग एशियाटिक चीता की बात करें तो वो अफ्रीकन चीता के कंपैरिजन में छोटे होते हैं, इनके नेक भी छोटे होते हैं, ठीक है, इनके लेग्स भी यहाँ पे स्लेंडर होते हैं। फूड इंटेक की बात करें तो यहाँ पे इनका बिगर साइज़ है अफ्रीकन चीता का, तो ये डाइवर्स डाइट होता है इनका, डिफरेंट डिफरेंट तरीके का ये भोजन खाते हैं। लेकिन अगर एशियाटिक चीता की बात करें तो इनका जो है लिमिटेड सोर्स ही है, जैसे कि ये चिंकारा, गैज़ेला, ये सारी चीज़ें जो है ये खाते हैं। यानी कि खाने पीने के मामले में भी आप देखो अफ्रीकन चीता जो है वो ज़्यादा स्मार्ट है एज़ कम्पेरिजन टू एशियाटिक चीता। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट कि हम लोग यहाँ पे क्यों जो है इस तरीके का री इंट्रोडक्शन प्लान लाए हैं और चीता को यहाँ पे री इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश में चीता है नहीं और काफ़ी सालों से हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। अब जाकर यहाँ पे फिक्स हुआ है कि कूनो पलपर नेशनल पार्क में ही यहाँ पे लाना है, जो कि मध्य प्रदेश में। और भी यहाँ पे जो भी आप देखो, जो भी नेशनल पार्क आपका न्यूज़ में रहता है ना, उसको जाकर आप लोग थोड़ा गूगल कर लो, अपने हिसाब से थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा डेटा को नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कल को आप भूल जाओगे, और ऑब्वियसली आप भूल जाओगे, तो उसको नोट डाउन करते रहना है, ठीक है। सिग्निफिकेंस देख लिए कि उससे क्या फ़ायदा होगा, तो हमारे देश में फ़ायदा होगा, तभी हम लोग इतनी बड़ी झोंकी उठा रहे हैं, है ना। तो रिस्क ले रहे हैं, रिस्क बस इसलिए लिया जाता है जब आपको लगता है कि कुछ फ्यूचर हमारा पॉजिटिव हो एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइन, अब देखते हैं रेड सैंडर्स। तो रेड सैंडर्स इसलिए है क्योंकि अब फिर से वापस जो है ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ चुका है। IUCN, अब देख लीजिए यहीं पे आपको फुल फॉर्म मिल गया, बट हाँ साइट्स की फुल फॉर्म बताइए, और साइट्स में टोटल कितने अपेंडिक्स है, और अपेंडिक्स जितने भी है उनकी क्या मीनिंग है, फर्स्ट अपेंडिक्स, सेकंड अपेंडिक्स, थर्ड या फोर्थ, जितने भी हैं उनमें क्या क्या किस तरीके के स्पीसीज को रखा जाता है, अब आप ये बताइए। IUCN की तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म मिल गई, तो इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन और मैं ऐड कर दी। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स रेड लिस्ट होता है, जिसमें कि जितने भी स्पीसीज़ हैं उनको उनके नंबर ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है। और देख लेते हैं, देखिए 2018 में ये नियर थ्रेटेंड थे। इट मीन्स कि ऐसा था कि अगर कंजर्व नहीं करेंगे तो इनकी पॉपुलेशन कम हो सकती है, लेकिन अगेन इनको क्लासीफाई किया गया है इंडेंजर्ड कैटेगरी में। IUCN की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट 3 जनरेशन से इसको एसेस किया जा रहा है, और 2019 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत ये एक एजेंसी है, जो कि यहाँ पे एक इनकी जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो परमिट कर रहे हैं कि रेड सैंडर टिम्बर को यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट कर सके। तो ये ऑब्टेन किया गया है कहाँ से, तो कल्टिवेटेड लैंड से। तो इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। अब देखिए DDO-NO के बारे में कहा जा रहा है कि IUCN एक मेंबरशिप यूनियन कंपोज्ड ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। IUCN में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट भी होते हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्ज़रलैंड के यहाँ पे ग्लैंड में है। यहाँ पे आप देखो कि एक लिस्ट ये मेंटेन करते हैं जिसे रेड लिस्ट कहा जाता है, फ्लावर्स और इस यहाँ पे एनिमल स्पीसीज़ के लिए, और उनके जैसे कंजर्वेशन स्टेटस है उनके बेसिस पे उनको कैटेगराइज किया जाता है। रेड सेंडर्स क्या है ये देख लेते हैं। रेड सेंडर्स आप देखो इंडियन इंडेमिक ट्री स्पीसीज़ है, ये एक पौधा है जो कि इंडेमिक है, यानी कि सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं और कुछ ही जगह पे ये पाए जाते हैं, पूरे भारत में नहीं पाए जाते। ये सिर्फ आप देखो ईस्टर्न घाट जो है ना, बस यहाँ पे ये पाए जाते हैं, दैट्स वाई इसको इंडेमिक कहा गया है, ठीक है। और ईस्टर्न घाट में भी आप देखो आंध्र प्रदेश के जंगलों में ये पाया जाता है। यहाँ पे इसको हम लोग इंडेंजर्ड कर रहे हैं, और यहाँ पे शेड्यूल किया गया है साइट्स के सेकंड अपेंडिक्स में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। तो देखिए फर्स्ट अपेंडिक्स हम लोग देखे थे जिसमें कि हमारा चीता था, लेकिन अभी आप लोग देख सकते हो ये जो हम लोग रेड सेंडर्स की बात करें, ये जो ट्री है ये हमारे सेकंड अपेंडिक्स में। तो आपको बताना है कि साइट्स के कितने अपेंडिक्स है टोटल और तीनों का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसको यहाँ पे डिफरेंट नाम से भी जानते हैं, देखिए इस तरीके से नाम है यहाँ पे, रेड सैंडर्सवुड है, रेड सैंडर्स है, इस तरीके का यहाँ पे नाम भी है। अब जो लिस्ट है इसे मैं बताती हूँ कि देखिए क्या क्या यहाँ पे मीनिंग होता है एक्सटेंट का, थ्रेटेंड का और लिस्ट कंसर्न का। एक्सटेंट कहने का मतलब है नो रीजनेबल डाउट दैट लास्ट इंडिविजुअल हैज़ डाउट, ठीक है। एक्सटेंट हो चुका यानी कि ख़त्म हो चुका, यानी कि आपको यहाँ पे कोई बात ही नहीं बचता, यहाँ पे एकदम से डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, इस स्पीसीज़ का जो लास्ट स्पीसीज़ था वो अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब देखिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहने का मतलब है कि एक्सट्रीमली हाई रिस्क है, कि अब तो कुछ दिन में, यानी कि नंबर ऑफ़ जो यहाँ पे पॉपुलेशन है वो लेस देन 250 है, तो इट मे बी पॉसिबल कि 50 हो, 5 हो, या फिर यहाँ पे 250 भी हो सकता है। तो कुछ आने वाले सालों में जो है इनकी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। थ्रेटेंड में बात करें तो थ्रेटेंड में यहाँ पे आप देखो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है फर्स्ट, जो कि कहा जा रहा है कि अब ये ख़त्म होने वाले हैं। इंडेंजर्ड कहने का मतलब है कि एक हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन है, इट मीन्स कि वेरी हाई रिस्क है, यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड के थोड़ा नीचे आता है। इसमें आप लोग कह सकते हो कि 500 या जो 800 है उतनी ही स्पीसीज़ होते हैं, लेस देन इतने ही होते कि ये अब ख़त्म होने वाले हैं, ख़त्म होने के कगार में। तो यहाँ पर रेड सेंडर्स जो ट्री है वो हमारे इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुका है, तो इसलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल देख रहे हैं। वल्नरेबल कहने का मतलब है कि एक्सटेंशन होने वाली है, यानी कि एक हाई रिस्क फिर अगेन देखने को मिल रहा है। नियर थ्रेटेंड कहने का मतलब है कि क्लोजली है कि अब इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होने वाली है।
कंसर्न में अगर हम लोग देखें, लिस्ट कंसर्न है, इट मीन्स कि पॉपुलेशन अभी स्टेबल है, अभी ऐसा नहीं है कि हाँ कि आने वाले फ्यूचर में जो है इनकी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। डेटा डेफिशिट है, यानी कि किसी के बारे में डेटा ही नहीं है, एनफ डेटा ही नहीं है जिससे हम लोग ये कैटेगराइज कर सके कि ये जो स्पीसीज़ है फ्लोरा या फौना है तो ये किस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब फीचर्स आप रेड सैंडर्स का देख लीजिए, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक कहा जा रहा है। सबसे पहले तो ये डेसिडियस ट्री है जिसमें कि एक ट्री ट्रंक है, ठीक है, और डेंस राउंडेड क्राउन भी है। तो इस तरीके का ट्री देखने को मिलेगा। ये स्मॉल ट्री होते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं, 5 to 8 मीटर्स ही इनका हाइट होता है और डार्क ग्रेइश बार्क होती है इनकी। इनर बार्क अगर हम लोग देखें तो जब इसको इंजर्ड या कट किया जाता है तो ये सैंडलिन डाई होते हैं, यानी कि आप देखते हो जब पेड़ों को काटा जाता है तो उससे बहुत एक लिक्विड तरीके की चीज़ें निकलती है, तो वो है। और वुड जो है वो एक्सट्रीमली हार्ड है और डार्क रेड कलर की होती है। तो इनकी जो लकड़ी होते हैं ना, इस पेड़ की लकड़ी, वो रेड कलर की होती है, डार्क रेड कलर की, और बहुत ही हार्ड होते हैं। फ्लोरा अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो जो फ्लावर्स है इस स्पीसीज़ का वो येलो कलर के होते हैं और डेंसली अरेंज्ड है, यानी कि बहुत ही घने होते हैं। और फ्लावरिंग अगर आप लोग देखोगे तो कब इसमें फूल आते हैं, तो फरवरी टू अप्रैल मंथ में ये फूल आते हैं। पॉट्स जो है वो यहाँ पे रैपिडली फॉर्म्ड होते हैं, बट फिर वो बहुत ही वो तुरंत ही ये पक जाते हैं, फेब टू मार्च मंथ में ये पक भी जाते हैं। देयर इज़ ओनली 1 सीड है पर पॉड, आप देखोगे तो यहाँ पे एक ही सीड होते हैं और रेड डिश जो ब्राउन है वो कलर में होते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। वैराइटीज़ क्या है, तो नेचर में अगर हम लोग देखें तो ये जो ट्री है ये 2 तरीके के होते हैं, एक वेवी ग्रेन्ड होते हैं और एक स्ट्रेट होते हैं। तो जो वेवी ग्रेन्ड वुड है ना, ये बहुत ज़्यादा डिमांड है पूरे व्यापार वगैरह करने में, यानी कि कमर्शियल प्लांटेशन के लिए काफ़ी प्रेफर्ड है। और इस तरीके का वेवी जो यहाँ पे वुड है और स्ट्रेट वुड है, तो वेवी वुड ज़्यादा यहाँ पे डिमांडेड है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखें तो ये पेनिसुला इंडिया में है, यानी कि इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि ये नीचे वाला पेनिसुला इंडिया होता है, जो कि ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। तो ईस्टर्न घाट में ही पाए जाते हैं, मेनली ये आंध्र प्रदेश वाले रीजन में पाए जाते हैं। उसके अलावा आपको श्रीलंका में भी देखने को मिलेगा। ये कुछ पैचेस में पाए जाते हैं जो कि ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस वाले फॉरेस्ट में, इट मीन्स कि यहाँ पे साउथ ईस्टर्न घाट में भी आपको देखने को मिलेगा। क्लाइमेट और सॉइल कैसे पाई जाती है, तो वेल ड्रेन्ड यहाँ पर रेड सॉइल होता है इस एरिया में। तो आप ऐसे भी देखो कि रेड सॉइल पाए जाते हैं, तो रेड सॉइल चाहिए इसको। और लाल चंदन स्पीसीज़ जो है उसके कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ये सूटेबल भी होता है। और ये रीजनरेट होते हैं, जब ड्राई हॉट क्लाइमेट होता है ये रीजनरेट होते हैं। और इनको जो रेनफॉल चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बारिश चाहिए, 800 मिलीमीटर से ये 1000 मिलीमीटर होता है एनुअली होनी चाहिए, जिससे कि इनकी जो ग्रोथ है वो बेटर तरीके का हो पाता है। अब इसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि रेड सैंडर्स के बारे में हम लोग इतनी चिंतित क्यों हैं, क्यों इतना जो है परेशान है। तो सबसे पहले आप देखो, टिम्बर इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जो टिम्बर होते हैं रेड सैंडर्स के, ये हाईली डिमांडेड है, हमारे देश में भी डिमांडेड है और पूरे वर्ल्ड वाइड भी डिमांडेड है। स्पेशली आप देख सकते हो कि ईस्ट एशियन कंट्री जो चाइना है और जापान है वो इसके भूखे हैं, उनको इनका जो है ना टिम्बर्स चाहिए ही होता है। तो जैसे आप देखो कि रेड सैंडलवुड टिम्बर है, ये फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ होता है, वुड क्राफ्ट के लिए यूज़ होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आप वगैरह देखते हो ना, तो उसको भी बनाने के लिए इनकी लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। रेयर वेवी ये जाइंट वेरिएंट है, यानी कि इस तरीके से इनका जो यहाँ पे वुड है वो बहुत रेयर है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और काफ़ी ज़्यादा ये वैल्यूएबल होते हैं जापान वाले देश में। मेडिसिनल वैल्यू भी है, अगेन है कि ये जो लकड़ी है ना, जो ट्रंक इसके हेड आपको यहाँ पे सेंटर में देखने को मिलेगा, ये मेडिसिन जैसा भी यूज़ होता है। ये आप देखो कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रॉब्लम है, जिनको यहाँ पे पाचन क्रिया जो है अगर किसी की वीक है तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। फ्लूइड रिटेंशन है, जैसे आप जॉइंट पेन वगैरह देखते हो कि एक समय के बाद बहुत होने लगते हैं, तो वो फ्लूइड जो है, जो साइनेवियल फ्लूइड होते हैं, उसको फिर से रीजनरेट करने में हेल्प करता है। कफ के लिए है, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए है, तो इन सब के लिए भी जो है इसकी लकड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। साथ ही टैन वगैरह है, उसको रिमूव करने में, कोई डलनेस है, एक्ने है आपके बॉडी में, पेन में, फेस में, तो वो सब इसकी रिमूव होती है। आयुर्वेदा में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है, यानी कि आई डिसऑर्डर है, आंखों की रोशनी में डिसऑर्डर है, तो उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। साथ ही ये एंटीपायरेटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इन सब तरीके से आप देखो। और कॉस्मेटिक वगैरह में भी इसकी लकड़ियों को यूज़ किया जाता है। हल्दी चंदन आपने सुना ही होगा, रेड सैंडलवुड जो लकड़ियाँ होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होता है। फूड इंडस्ट्री में भी आप देखो यूज़ होता है। अल्कोहलिक जो बिवरेजेस है उन पे जो फ्लेवर दी जाती है ना, डिफरेंट फ्लेवर, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। टिम्बर जो है उसको यहाँ पे आप देखो कि सैंटलिन की एक्सट्रैक्शन के लिए भी इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, यानी कि एक रेड पिगमेंट है जो कि डाई वगैरह आप देखो कि बहुत सारे जो फूड होते हैं उसमें कलर डाल दिया जाता है, रेड कलर होते हैं। जितने भी चिलीज़ आइटम आप खाओगे ना जो चाइनीज़ की होती है वो रेड इन कलर होता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसमें ये कलर डाल देते हैं, तो इसको कलर के तरीके से भी यूज़ होता है। तो इसका इस्तेमाल आप देख सकते हो कि टिम्बर इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे देश और विदेश में भी। साथ ही मेडिसिन पर्पज़ के लिए भी ये यूज़ होता है और साथ ही फूड इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है।
उसके अलावा अगर हम लोग कंसर्न देखें कि आज के डेट में इसकी कंसर्न क्या क्या है, तो आप देखो कि ओवर हार्वेस्टिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा इसकी कटाई होती है ये स्पीसीज़ की, और इसके कारण जो है इसकी कुछ ही पॉपुलेशन अब बच चुकी है, यानी कि लेस देन 5% जो है ट्रीज़ अब यहाँ पे पूरे वाइल्ड में ये बचा हुआ है। इलीगल ट्रेड है, यानी कि व्यापार भी सही तरीके से नहीं है, तो जो हार्वेस्ट है ट्रीज़ का वो रिस्ट्रिक्टेड है, और इलीगल आपको व्यापार देखने को मिलेगा, यानी कि स्मगलिंग वगैरह की जाती है, जिससे कि हम लोग जो है पूरे ग्लोबल डिमांड की मीट को पूरा कर सके। और ये एविडेंस है, यानी कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ टिम्बर और जो रेड सैंडर्स प्रोडक्ट है, इसके द्वारा आप देखो कि ये एक प्रमाण है कि जिससे कि यहाँ पे अथॉरिटीज़ के द्वारा इसके प्रोडक्ट को काफ़ी सीज़ भी किया जाता है, इलीगल तरीके से सप्लाई होता है ना। हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन है, एंथ्रोपोजेनिक हैबिटाट लॉस हो रहा है, यानी कि हम जैसे जो लोग हैं ना, हमारे यहाँ पे इतनी गंदी हैबिट हो चुकी है जिनके कारण इस तरीके की जो ट्रीज़ है उनको हम लोग काट रहे हैं और उनके रहने की जगह को लॉस कर रहे हैं। क्योंकि कैटल ग्रेजिंग भी है, बहुत सारे ऐसे पशु हैं जो कि इसको ग्रेज भी कर लेते हैं, और बहुत सारे फॉरेस्ट में भी इसका यूज़ होता है लोकल टिम्बर के लिए, फ्यूल वुड के लिए, तो ये सब तरीके से भी आप देख सकते हो। कंक्लूजन में ये बताया जा रहा है कि जो रेड सैंडर्स स्मगलिंग है वो आज के डेट में, स्मगलिंग कहने का मतलब है कि इलीगल तरीके से इसका व्यापार हो रहा है, तो ये आज भी इसकी जो है वो कंटिन्यू है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है हम लोग को इसका आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रहा है, साथ ही इंटरनेशनल हो गया, नेशनल हो गया, स्टेट लेवल जो कानून है ना वो काफ़ी हद तक यहाँ पे लागू किया जा रहा है, जिससे कि ये जो स्पीसीज़ है, ये जो ट्री है, इनकी कटिंग को रोका जाए, इनके ट्रांसपोर्टेशन को रोका जाए। कंजर्वेशन एफर्ट्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग और मजबूत करें, साथ ही इस स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम लोग और भी ज़्यादा यहाँ पे डेवलप कर सकें। कल्टीवेशन जो स्पीसीज़ का किया जा रहा है प्लांटेशन में, उसको भी प्रमोट करने का ज़रूरत है और मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, जिससे कि बेटर तरीके से जो लीगल जो ट्रेड है, यानी कि कानूनी तौर पे जो व्यापार हो सके ना, उस चीज़ को हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट करने का ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल, जो कि यहाँ पे रेड सेंटर्स के बारे में हमने डिटेल्स में देखा। आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। रेड सेंटर की ये कैटेगरी जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, या फिर और भी एग्जाम आप दे रहे हो तो उसमें भी पूछ लिया जाता है। सेकंड थिंग है कि इसका जो यहाँ पे क्लाइमेट और सॉइल है, इस तरीके से इसको आप जानते हो कि एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जो कि पैराग्राफ में होता है और आपसे पूछा जाता है कि ये किसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर, ये जो आपका सॉइल है, किस तरीके की मिट्टी की ज़रूरत है, क्लाइमेट की ज़रूरत है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पाया जाता है, वैरायटी कैसी है, तो ये सब भी आपका जो है एक पैसेज फॉर्म में बना के आपसे पूछा जा सकता है। ओके, अब आते हैं थर्ड आर्टिकल में, जो कि है कार्बन इनइक्वालिटी एंड क्लाइमेट पॉलिसी। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक स्टडी की गई है वेल्दी पीपल का, जो कि यहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट को लेकर। तो यहाँ पे आप देखो कि जो स्टडी की गई है 2010 में, ये बताया जा रहा है कि मोस्ट एफ्लुएंट है 10% जो घर है ना, इसमें आपका ग्लोबल जो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन हो रही है वो 34% है। वहीं अगर ग्लोबल पॉपुलेशन का 50% देखें तो वो लोअर इनकम ब्रैकेट में आता है। इट मीन्स कि यहाँ पे वैसे लोग हैं 50% हमारे देश के जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे लोअर इनकम में आते हैं, लेकिन उसमें से भी आप देखो कि 34% ऐसे घर है, हाउस होल्ड है, जिससे कि कार्बन इमिशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की। ये 2010 का डेटा था। वहीं 2015 में ये बताया गया कि जो अमीर 10% है ना, वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है कि 49% टोटल यहाँ पे इमिशन हो रही है। तो आप देखो कि अमीर और गरीब में ये डिवाइड हो गया, और ऐसा कहा जाता है कि आज के डेट में जो ये ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रही है, साथ ही क्लाइमेट चेंज का हम लोग इसका प्रभाव देख रहे हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस, ग्लेशियर हो रही है, तो ये सब इसलिए हो रही है क्योंकि जितने भी 10% जो रिचेस्ट है ना, वो सबसे ज़्यादा इमिशन कर रहे हैं। तो इसी के कारण हमें ये देखने को मिल रहा है कि कार्बन इनइक्वालिटी भी है। अब ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम लोग को कार्बन रिडक्शन भी करनी है। बट बेसिकली आप ये समझो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कार्बन इनइक्वालिटी, किस टर्म में हम लोग इनइक्वालिटी कह रहे हैं। तो ये एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें कि कार्बन इमिशंस जो है ना, पूरे वर्ल्ड में आप देखो कि हाईली अनइक्वल ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा कहा जाता है कि पूरी तरीके से जो है हमें यहाँ पे कार्बन इमिशंस को कम करना है। 1.5 डिग्री सेल्सियस से ग्लोबल टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। ये IPCC की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर हमारा बढ़ते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होते जा रही है। लेकिन यही चीज़ें है कि आप देख सकते हो कि US में कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा होता है। वहीं अगर आप लोग साउथ अफ्रीका या फिर कोई साउथ अफ्रीका की कॉन्टिनेंट में आप देखोगे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, तो वहाँ पे इमिशन बहुत कम होते हैं। तो कार्बन इक्वालिटी आज के डेट में जो एग्जिस्ट कर रहा है वो कुछ देशों में है और कुछ देशों के अधीन भी है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो कार्बन इक्वालिटी जो बिटवीन अगर नेशंस में देखें तो एक स्मॉल नंबर ऑफ डेवलप कंट्रीज़ है, यानी कि जो डेवलप कंट्रीज़ है उसमें स्मॉल नंबर आप देखो कि रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा जो है कार्बन इमिशंस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन हो रही है। फॉर इंस्टेंस आप देखो कि 2400 यहाँ पे 50 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन है, जो कि 1850 से ये रिलीज़ हुआ है। नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन रीजन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है 50% ऑफ इमिशन का। तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो कि यूरोपियन कंट्री है और नॉर्थ अमेरिका है, दोनों मिलके तो आप देख सकते हो कि 50% जो इमिशन हो रही है वो बस इन्हीं दोनों कॉन्टिनेंट से हो रही है।
कार्बन इक्वालिटी विद इन नेशन अगर हम लोग देखें तो कंट्री के भी विद इन आप देख सकते हो कि कार्बन इमिशंस जो है वो हायर इनकम ग्रुप जो है उनसे ज़्यादा इमिशन हो रही है एज़ कंपैरिजन टू अदर सिटीजन्स। तो जितना ज़्यादा ये कमा रहे हैं, कमाने के पीछे आप देखो उतना ज़्यादा इमिशन कर रहे हैं, ये बातें यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट क्या होगा कि आज के डेट में जो क्लाइमेट पॉलिसीज़ है वो इनइफेक्टिव है। हमारे देश में भी बहुत सारे क्लाइमेट से रिलेटेड यहाँ पे पॉलिसीज़ लाई है, बट वो यहाँ पे कारगर नहीं होगा, क्योंकि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है 10% ऑफ रिचेस्ट पर्सन है वो यहाँ पे इमिशन कर ही रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो कंट्री यहाँ पे कोशिश भी कर रही है कि कार्बन इमिशन को कम करे, तो ये यहाँ पे जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं। साथ ही इससे सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगी। कुछ कंट्री भी सोचेंगे, जैसे आप देखो डेवलप्ड नेशंस जो है वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन करते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ कम करते हैं, तो फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ को लगेगा कि क्यों हम लोग इन सारे पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट करें, जब यहाँ पे ग्लोबल टेम्परेचर में कंट्रीब्यूट करने के लिए, इट मीन्स कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग में जो डेवलप कंट्रीज़ ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, तो फिर डेवलपिंग नेशंस इतना मेहनत क्यों करें। तो इसलिए यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब समझते हैं कि इंडिया में स्टेटस क्या है कार्बन इनइक्वालिटी का। तो इंडिया में अगर हम लोग देखें तो बॉटम यहाँ पे 50% है, मिडिल यहाँ पे 40% है, टॉप 10% है जो कि कंज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और कंपैरिजन अगर हम लोग अदर नेशन से देखें तो इंडिया जो है एक लो कार्बन इमीटर है। हम लोग यहाँ पे कार्बन इमिशन ज़्यादा नहीं करते। एवरेज अगर पर कैपिटा कंजप्शन अगर ग्रीन हाउस गैस का देखें तो ये इक्वल है जस्ट 2 यहाँ पे टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, जो कि बहुत कम है। एवरेज आप देख सकते हो कि ग्लोबल एवरेज 6.6 है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 2 पे ही है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना टन, 2 टन ही हम लोग यहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि हम लोग यहाँ पे कार्बन इमिशन में बहुत लो है। साथ ही अगर देखें तो बॉटम 50% जो यहाँ पे जो लोग हैं ना, पॉपुलेशन इन इंडिया, वो रिस्पॉन्सिबल है ऑन एन एवरेज 5 टाइम्स कम यहाँ पे इमिशन करते हैं, जो कि एवरेज पर्सन बॉटम 50 में, जो कि यूरोपियन यूनियन में है और यूएस में है। तो यूरोपियन यूनियन में जो बॉटम 50% लोग हैं वो जितना यहाँ पे इमिशन करते हैं उसका हम लोग 5 टाइम्स कम करते हैं। तो इट मीन्स कि हम लोग समझिए कि कार्बन इमिशन में बहुत ही पीछे है, ठीक है। अब कार्बन इक्वालिटी को जो इस तरीके से एड्रेस किया जा रहा है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे एक फ़ायदा होगा कि इंडिया का जो केस है मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म में, कि हम लोग यहाँ पे जो कंट्रीज़ की कार्बन इक्वालिटी को, यहाँ पे इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हैं, तो हमारी ये जो बात रखी जाती है उस चीज़ पे यहाँ पे आप कह सकते हो कि हमारी बातों को यहाँ पे सही समझा जाएगा, स्ट्रेंथ समझा जाएगा, और साथ ही साथ हम लोग की बातों को यहाँ पे कंसर्न भी रखा जाएगा कि हम लोग ये कहते हैं कि मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म में, जहाँ पे 2 से ज़्यादा देश, 2 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन जब मिल के बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग इस बातों को रखते हैं कि जो कार्बन इमिशन हो रहा है वो डेवलप नेशन के द्वारा ज़्यादा हो रहा है, हमारे द्वारा कम हो रहा है। तो ये कार्बन इनइक्वालिटी है। अब इस पे लोग सोचेंगे, समझेंगे, बात भी करेंगे। एक स्टैंडर्ड क्लाइमेट मेजर्स है जो कि अनजस्ट है अनइक्वल सोसाइटीज़ के लिए। तो क्लाइमेट पॉलिसीज़ आप देखो तो ये जो है लो इनकम कंज्यूमर से ही आपका ओवर द पास्ट डिकेड से निकल कर आ रहा है, पर्टिकुलरली जो कि कार्बन और एनर्जी टैक्सेस वगैरह भी लगते हैं। तो आप देखो कि कार्बन टैक्सेशन की भी बात की जाती है कि जो देश जो है ज़्यादा कार्बन इमिशन करेंगे उनके ऊपर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। साथ ही इफ़ेक्टिव जो है यहाँ पे क्लाइमेट पॉलिसीज़ डिज़ाइन की जाएगी। जो स्केल है ट्रांसफॉर्मेशन का, जिस तरीके से यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कट करने की ज़रूरत है, तो ये अटेंड नहीं किया जा सकता अगर हम लोग इन्वायरमेंटल और सोशल इनइक्वालिटीज़ को जो है इंटीग्रेट नहीं करेंगे, जिस तरीके से डिज़ाइन हम लोग जो है क्लाइमेट पॉलिसीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो हम लोग जो भी यहाँ पे क्लाइमेट पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं कि हमें इमिशन कट डाउन करनी है, हमें ग्लोबल टेम्परेचर यहाँ पे 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा लेकर नहीं जाना है, तो ये सारा काम करने के लिए जो भी पॉलिसीज़ ला रहे हैं ना, वो बेटर तरीके से इफेक्टिवली वो डिज़ाइन हो पाएगा। साथ ही यहाँ पे प्रोडक्टिव यूज़ हो पाएगा। जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, आप देखो बहुत ही लार्ज फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जाती है, अदर इंसेंटिव्स भी दी जाती है जो कि प्राइवेट सेक्टर को है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे फोकस करते हैं कि एक अफोर्डेबल ग्रीन एनर्जी होना चाहिए देश में। तो ये सब भी काम यहाँ पे सही तरीके से हो पाएगा, और जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट की जाती है उसका एक सही तरीके से इस्तेमाल भी किया जाएगा। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि प्रॉपर ट्रैकिंग करना होगा इंडिविजुअल इमिशन को लेकर। इट मीन्स कि एक देश के तहत जो है एक इंसान कितना इमिशन कर रहा है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं अगर 4 व्हीलर यहाँ पे ड्राइव कर रही हूँ तो कितना मैं यहाँ पे इमिशन कर रही हूँ, तो इमिशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का इमिशन होता है। तो इंडिविजुअल बेसिस पे यहाँ पे मेजर करने की बात की गई है। साथ ही पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को टारगेट कर रही है पॉल्यूटिंग के लिए, और साथ ही साथ फॉसिल एक्टिविटीज़ में। तो ये भी एक है कि प्रोग्रेसिव अगर यहाँ पे वेल्थ टैक्स हो ओनरशिप का, जो कि कुछ एक्टिविटीज़ को पॉल्यूट करते हैं, तो ये भी देखना होगा कि कितना यहाँ पे पॉल्यूशन लेवल डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें। साथ ही यहाँ पे स्केलिंग अप करना होगा पब्लिक इन्वेस्टमेंट, वो भी लो कार्बन एनर्जी प्रोडक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, जिससे कि हम लोग फेयर ट्रांजिशन कर सकें।
साथ ही ग्लोबल कार्बन इंसेंटिव्स की भी ज़रूरत है। ये सजेस्ट किया गया है रघुराम राजन के द्वारा, जो कि एक फॉर्मर गवर्नर रहे हैं आरबीआई के, कि हम लोग को ग्लोबल कार्बन इनइक्वालिटी के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। तो कार्बन इनइक्वालिटी ये आज के डेट में न्यू वर्ड नहीं है, ये ऑलरेडी आप देख सकते हो कि फॉर्मर जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है उनके द्वारा भी इस पे बात की गई थी। तो अगर हम लोग यहाँ पे ग्लोबल कार्बन इंसेंटिव्स की बात करें तो हर एक कंट्री जो कि अगर ग्लोबल एवरेज से भी ज़्यादा अगर इमिट करते हैं अराउंड 5 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर पर्सन, तो उनको एनुअली यहाँ पे पे करना होगा, एक अमाउंट अच्छा खासा पे करना होगा जो कि यहाँ पे उनके पॉपुलेशन के हिसाब से है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये ग्लोबल कार्बन इंसेंटिव्स है। अब कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि अच्छा हाँ, यहाँ पे आप लोग देख लो कि कहा जा रहा है कि एक यहाँ पे ग्लोबल कार्बन इंसेंटिव्स फंड बनाया जाएगा, तो उसमें ये ट्रांसमिट होंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जितना ज़्यादा यहाँ पे मीट करेंगे उतना ज़्यादा जो है उनको अमाउंट पे करना होगा। साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि टैकलिंग एक्सट्रीम इनइक्वालिटी, जितना एक्सट्रीम इनइक्वालिटी हो रहा है उसको टैकल करना ज़रूरी है। और पेरिस क्लाइमेट चेंज में जो हम लोग यहाँ पे 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो कसम खाया है कि इससे ज़्यादा ग्लोबल टेम्परेचर नहीं होना है, उस पर हम लोग को फोकस करना होगा। यहाँ पे ऑक्सफैम के द्वारा भी एक रिलीज़ किया गया है इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट है। तो इसमें ये कहा गया है कि वर्ल्ड की 10 रिचेस्ट जो मेन है वो मोर देन डबल है देयर फॉर्च्यून्स, जो कि पेंडेमिक के टाइम में वो और अमीर हुए हैं। यानी कि आप जानते हो कि पेंडेमिक जो है कुछ लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, कुछ फैमिली बर्बाद कर दी, वहीं आप देखो कि कुछ लोग आबाद हो गए इस पेंडेमिक के दौरान। तो पेंडेमिक में आप देखो कि जेंडर पैरिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। रिचेस्ट अगर 1% इमिट अगर हम लोग देखें तो वो बहुत ज़्यादा करते हैं, ट्वाइस करते हैं एज मच एज जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बॉटम 50% लोग करते हैं। अगर इंडिया से रिलेटेड अगर हम लोग देखें तो ये कहा जा रहा है कि 84% जो घर है यहाँ पे उनकी इनकम कम हो गई है 2021 में। 2021 में देखें तो बॉटम जो 50% पॉपुलेशन है उसका शेयर अगर नेशनल वेल्थ में देखें तो ये 6% ही रहा। मोर देन 4.6 करोड़ जो इंडियंस है उनको एस्टिमेट किया जा रहा है कि वो एक्सट्रीमली पॉवर्टी लेवल में आ चुके हैं। इट मीन्स कि अगर हम लोग पेंडेमिक के टाइम पे देखें तो इंडिया में हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। मैक्सिमम लोग की जो है वो इनकम बर्बाद हो गई है, इनकम कम कर दिया गया है, मैक्सिमम लोगों की जॉब ख़त्म हो गई है, मैक्सिमम लोगों का जो है बिज़नेस ठप हो गया है, जिनके कारण उनका दिनचर्या नहीं चल पा रहा है। तो ये फाइंडिंग बताया गया है कि इनइक्वालिटी के कारण जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इट मीन्स कि पेंडेमिक एक ऐसा आया है कोरोना वायरस जिसके कारण इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, वो हर एक पर्सपेक्टिव में कहा जा रहा है कि इनइक्वालिटी हमारे देश में बढ़ी है। अब यहाँ पे केस स्टडी है, यानी कि एग्जाम्पल है क्लाइमेट पॉलिसीज़ को लेकर जो कि इनइक्वालिटी को यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं। तो एक एक करके देखते हैं। कनाडा की बात की जा रही है कि एक टैक्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, सिग्निफिकेंट पैकेज, जो कि ट्रांसफ़र टू लो और मिडिल इनकम हाउस होल्ड में ये एक टैक्स लगाने की बात की गई है। वो भी लो और मिडिल इनकम हाउस होल्ड को ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है। इंडोनेशिया है कि एनर्जी सब्सिडीज़ रिफॉर्म लाई जा रही है, तो ये भी बेटर है कि यहाँ पे सब्सिडीज़ वगैरह दी जाएगी जिससे कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है उसमें इन्वेस्ट किया जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अगर यहाँ पे मीट कर रहे हैं तो उनसे पैसा लो और पैसा लेके पब्लिक हेल्थ सिस्टम में जो है इन्वेस्ट करो। ठीक है। स्वीडन में क्या है कि डिकेड ऑफ लार्ज स्केल पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है लो कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो काफ़ी पॉसिबल हो पा रहा है कि जो लो इनकम ग्रुप है ना उनको यहाँ पे अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी सोर्सेज मिल सके। तो कार्बन टैक्स की बात की जा रही है कि कार्बन टैक्स जब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था तो लो इनकम ग्रुप्स जो थे ना उनका यहाँ पे चॉइस था बिटवीन ग्रीनर और फॉसिल ऑप्शंस का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये सारे ऐसे देश हैं जो कि अपने यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी लेकर आए और उस हिसाब से जो है जो ज़्यादा यहाँ पे इमिशन कर रहे हैं उनसे पैसे लो और उस पैसे को दूसरी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पे ज़रूरी है। जैसे कि अगर सोशल फॉर्म में अगर आपका ज़रूरी है तो वहाँ पे कीजिए। कुछ लोगों की यहाँ पे डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम को डेवलप करने की ज़रूरत है, तो इन जगह पे उसको इन्वेस्टमेंट करना है। इट मीन्स कि पैसे लेना है पेनल्टी के फॉर्म में और उसको इन्वेस्ट भी करना है सही तरीके से जिससे कि वेलफेयर ही बढ़े, यानी कि लोगों की यहाँ पे देखभाल ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। फाइन। तो इसको भी आप लोग आंसर राइटिंग में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ये बहुत अच्छी पॉइंट्स है। तो ऐसे पॉइंट्स को आप लोग को जो है नोट डाउन करके रखना चाहिए। ग्लोबल कार्बन इमिशन इनइक्वालिटीज़ आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा आप लोग इसको स्टडी कर लेना, बट इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मैं आपको ऐसे भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कार्बन इनइक्वालिटी एंड क्लाइमेट पॉलिसी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कार्बन इनइक्वालिटी है क्या, इसको ज़रूरी है समझना। ठीक है, हाईली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि कार्बन इमिशंस जो है अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो वो अनइक्वल है।
जैसे डेवलप्ड नेशंस जो है वो ज़्यादा इमिशन कर रही है डेवलपिंग कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, तो इस तरीके से कार्बन इक्वालिटी जो है वो बढ़ते जा रही है। तो यहाँ पे हमने देखा और स्टेटस क्या है कार्बन इनइक्वालिटी का हमारे देश में, इस पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पे देख लिए, इसका क्या इम्पैक्ट है वो भी देख लिए, इससे क्या सिग्निफिकेंस है। अगर हम लोग कार्बन इक्वालिटी को आज के डेट में एड्रेस करते हैं, इस पर बातें करते हैं, फोकस करते हैं, तो इससे क्या बेनिफिट होगा ये भी हम लोग देख लिए। कुछ केस स्टडीज़ भी हम लोग देख लिए, क्या करना चाहिए जिससे कि कार्बन इनइक्वालिटी को हम लोग एड्रेस कर सके, और कंक्लूजन भी देख चुके हैं। और एक रिपोर्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर रिलीज़ की जाती है, तो ऑक्सफैम ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट्स जो है उसको आपको ध्यान रखना है और मेक इट क्लियर, जिससे कि आप लोग जो है प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, हर जगह इसको बाइफोकेट करके अपने हिसाब से इस सारे डेटास को फेच कर सको। ओके, सो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल हम लोग। इंडियन एग्रीकल्चर पोस्ट जो कि कॉप 16 यहाँ पे 26 यहाँ पे मीटिंग हुई है, और ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 की बात की गई है, जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो 2.0 की बात की गई है इन द मीटिंग ऑफ कॉप 26। तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेसन में। तो अगर आप लोग को ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू।